Dear students, in the previous video we have completed the story The Cup and the Anthem up to the second para on page number 29. That is, some other way of entering limbo must be devised, in which we have seen that the main character Soapy wants to re-enter the jail so that he can spend the forthcoming winter in a better way. He plans to commit some crime to get arrested. The first plan he made was to enter a luxurious cafe, eat to his fill, and when the time to pay the bill will come, he will not be in the position to pay the bill. So the owner of the restaurant would call the police and he will get arrested and become successful in his dream to go to the jail. But the moment he enters the restaurant, the head waiter identifies him and does not allow him to enter the cafe and force him to go out. Thus, he fails in his attempt to get arrested. Dear students, इसके पहले के वीडियो में हमने द कप एंड द एंथम इस स्टोरी को पेज नंबर 29 के सेकंड पैराग्राफ यानी सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड यहां तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने देखा कि सोफी ने पहली कोशिश की जेल में जाने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। आइए इसके आगे की स्टोरी को देखते हैं। सो कम टू पेज 29, थर्ड पैरा, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू। ओके, इसलिए एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया है 6th एवेन्यू। 6th एवेन्यू इज ए मेजर thoroughfare or street in New York. It is also known as the Avenue of America. ये एक स्ट्रीट का नाम है, रोड का नाम है। एवेन्यू ऑफ अमेरिका के नाम से भी ये 6th एवेन्यू जाना जाता है। अब सोपी रीच्ड द 6th एवेन्यू। अब सोपी पहुंचा है 6th एवेन्यू इस रोड पर। एट दिस प्लेस ही सा अ शॉप, एक शॉप वहां पे उसको नजर आई एंड द विंडो ऑफ द शॉप वाज मेड अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। दो चीजों की वजह से उस विंडो, शॉप का विंडो शोकेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। एक चीज क्या थी कि इलेक्ट्रिक लाइट, उसमें इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल था, और सेकेंडली उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही कनिंगली और केयरफुली रखे गए थे। कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स, वियर्स के माना होते हैं ऑब्जेक्ट। ये दो चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। यहाँ पे एक एक्टिविटी हम फ्रेम कर सकते हैं कि रीजंस बिहाइंड द अट्रैक्शन ऑफ द शोकेस। तो पहला रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइट्स, और दूसरा कनिंगली डिस्प्लेड वियर्स। ओके, सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। देखिए सोपी के माइंड में एक प्लान आया। He took a stone, उसने एक पत्थर उठाया and hit it hard at the window, और शोकेस के ऊपर जोर से टैश कर दिया, फेंक दिया। टैश एक वर्ड है, इसके माना होते हैं टू हिट हार्ड, जोर से किसी चीज पर मारना। People came running around the corner, a policeman in the lead। देखिए what happened? The showcase was broken, it was smashed। As a result, people as well as the police came running very close to Soapy। लोग और पुलिस भागते हुए आए सोपी के पास तक के। Around the corner is a phrase, it means very close। एक फ्रेज है, इसके माना होता है बहुत करीब आ जाना। पुलिस सोपी के बिल्कुल करीब आ गई। Soapy stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons। अब देखिए इस सेंटेंस में द राइटर हैज ड्रॉन द पिक्चर ऑफ सोपी। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही वाज स्टैंडिंग देयर स्टिल विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। सोपी वहां बिल्कुल खामोश खड़ा था, पीसफुल खड़ा था, और उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट के अंदर थे। ही स्माइल्ड, जैसे ही उसने, यहाँ देखिए एक टर्म इस्तेमाल किया है राइटर ने, ब्रास बटन।
एक्चुअली दिस टर्म इज रिफरिंग टू पुलिस। ब्रास बटन मतलब यहाँ पे पुलिस के लिए ह्यूमरस टर्म राइटर ने इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि द बटन ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस आर मेड अप ऑफ ब्रास। पुलिस के यूनिफॉर्म में जो बटन इस्तेमाल होते हैं वो काहे के बने हुए होते हैं? ब्रास के। इसलिए ब्रास बटन ये टर्म पुलिस के लिए राइटर ने इस्तेमाल किया है ह्यूमरस। जैसे ही सोफी ने पुलिस को अपने करीब आते देखा तो ही स्माइल। क्यों? वो खुश हो गया। क्यों? बिकॉज ही थॉट दैट ही वाज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज प्लान टू गेट अरेस्टेड। वेयर इज द मैन दैट डन दैट? इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है एजिटेटेडली। एजिटेटेडली यानी इन अ टेरिबल मैनर, एंग्रीली, गुस्से से पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायर किया। अब देखिए एजिटेटेडली इसका एंटोनिम है काम। यहाँ पे एक वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटी आपको स्पेसिफिक में पूछी जा सकती है कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ। पहला वर्ड दिया हुआ है एजिटेटेडली, तो क्या लिखेंगे? एजिटेटेडली का एंटोनिम काम। पुलिस ऑफिसर ने एंग्रीली इंक्वायर किया कि वेयर वाज द मैन हु हैज कमिटेड दिस क्राइम। तो कौन शख्स है, कहाँ है वो शख्स जिसने इस जुर्म को किया? और व्हाट वाज द क्राइम? टू थ्रो अ स्टोन एट द शोकेस ऑफ द शॉप। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट? देखिए एक फ्रेज है हैव टू डू विद समथिंग। ये डू का एक फ्रेज है, इसके माना होता है बी कनेक्टेड विथ, बी कनेक्टेड विथ। अब देखिए इस सेंटेंस में सोफी इज मेकिंग ए कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम। सोफी जुर्म का इकरार कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है। वो कह रहा है कि आई हैव कमिटेड द क्राइम। क्या कहा उसने? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोफी विद अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। पुलिस वाले को उसने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस क्राइम से मेरा कुछ लेना देना है या मैंने एक क्राइम कमिट किया हूं? लेकिन कैसे वॉइस में उसने कहा? इन अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। राइटर ने कहा है कि सोफी ने उस क्राइम को ऐसे एक्सेप्ट किया, पुलिस वाले को ऐसे कन्फेस किया क्राइम का, गोया कोई पर्सन गुड फॉर्चून को वेलकम करता है, ग्रीट करता है। मतलब टू गेट अरेस्ट सोफी के लिए ये गुड फॉर्चून से कुछ कम नहीं था। गेटिंग अरेस्टेड वाज नो लेस देन अ गुड फॉर्चून फॉर सोफी। अरेस्ट होने को वो अपना फॉर्चून समझ रहा था। अब देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फॉर्चून। इसका एंटोनिम फॉर्म करने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो फॉर्चून का एंटोनिम क्या है? मिसफॉर्चून। द पुलिसमैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोफी इवन ए क्लू। अब देखिए वहां पे सोफी was speaking to the police friendly. He was standing still there. He was having his hands in his pocket. मतलब ये सब इंडिकेट कर रहा है पुलिस वाले को उस पर जरा भी सस्पिशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वन हु कमिट ए क्राइम डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एट द साइट ऑफ द क्राइम। जो शख्स कोई जुर्म करता है तो जुर्म करने के बाद में उस जगह पर रुकता नहीं है। इसलिए पुलिस वाले ने उसके कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिड नॉट एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है एक सेंटेंस, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। पुलिस वाले ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे आपको ग्रामर के सेक्शन में ये सेंटेंस पूछा जा सकता है, दिया हुआ हो सकता है विद द इंस्ट्रक्शन मेक इट निगेटिव। क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती है इसकी? मेक इट निगेटिव। सेंटेंस इज अफर्मेटिव, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन हिडन इंस्ट्रक्शन क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो नेगेटिव में सेंटेंस का वर्ड्स ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंटेंस की स्टार्ट होंगी सब्जेक्ट से, सेकंड नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर वर्ड ऑफ नेगेशन नॉट, फोर्थ नंबर पर आता है वर्ब और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आएगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द पुलिसमैन, तो सेंटेंस की स्टार्ट होंगी द पुलिसमैन। सेकंड नंबर पे चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, विच हेल्पिंग वर्ब टू यूज, इट डिपेंड्स अपॉन द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका टेंस क्या है? पास्ट सिंपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है।
पास्ट सिंपल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम डिड। तो क्या हो गया, द पुलिसमैन डिड। तीसरे नंबर पे हमने देखे वर्ड ऑफ नेगेशन नॉट, निगेटिव के लिए नॉट लगेगा, तो क्या हो गया, द पुलिसमैन डिड नॉट। अब यहाँ पे रिफ्यूज हमने नॉट इस्तेमाल किया है, इसलिए रिफ्यूज का एंटोनिम, कीवर्ड का एंटोनिम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीवर्ड है रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का अपोजिट एंटोनिम एक्सेप्ट। तो क्या हो गया, द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज लिख लीजिए, टू एक्सेप्ट ऑलरेडी है यहाँ से, तो ये निकल जाएगा। द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ, तो ये काम में कन्वर्ट हो गया निगेटिव में। ओके, नेक्स्ट, men who smash windows do not remain to chat with the police। पुलिस वाले ने कहा कि वो शख्स जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम को कमिट किया है, तो इस तरह से पुलिस से रुककर बात नहीं करता। He runs away from there। They took to their heels। अब देखिए एक फ्रेज यहाँ इस्तेमाल हुआ है, take one's heels। टेक वंस हील्स यानी रन अवे। मतलब क्रिमिनल के ताल्लुक से दो चीजें यहाँ पे पुलिस वाले ने, राइटर ने कहा है कि एक तो ये कि दे डू नॉट, द क्रिमिनल डू नॉट स्टे एट द साइट ऑफ द क्राइम एंड स्पीक टू द पुलिस। सेकंड ये कि दे रन अवे फ्रॉम देयर। क्रिमिनल पुलिस से बात नहीं करते उस जगह पर रुककर, और वो दूसरा भाग जाते। लेकिन सोफी वहां पे ठहरा हुआ था, पुलिस से बात कर रहा था और भागा भी नहीं था। द पुलिसमैन saw a man halfway down the block running to catch a car। लेकिन वहां पे पुलिस वाले को एक पर्सन नजर आया, who was running off to catch a car। वो कार को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए भाग रहा था। पुलिस वाले ने थिंक किया, थॉट किया कि that was the person who had committed the crime। So with drawn club he joined in the pursuit। एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल है pursuit। pursuit क्या माना था, chase। इसलिए पुलिस वाला, उसके हाथ में क्या था, क्लब। क्लब इज ए काइंड ऑफ वेपन, और उसको चेस करते हुए भाग गया उस शख्स के पीछे। Sophie with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful। लेकिन सोफी की कंडीशन क्या थी, he was disturbed, he was frustrated, he was disgusted। क्यों, because he was unsuccessful in his second attempt to get arrested। अरेस्ट होकर जेल में जाने की दूसरी कोशिश में भी वो नाकाम हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या थी, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, बिल नहीं पे करना और अरेस्ट हो जाना, लेकिन वो फेल हो गया वहां पे। सेकंड अटेम्प्ट शोकेस ने फोड़ दिया ताकि अरेस्ट हो जाए, लेकिन फिर अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड है अनसक्सेसफुल। फिर यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ अनसक्सेसफुल का अपोजिट क्या होगा। यहाँ से अन निकाल लीजिए, प्रीफिक्स, और क्या बचा, सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का अपोजिट क्या है, अनसक्सेसफुल। ओके, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वाज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशंस। Sophie was standing there on the opposite side of the 6th Avenue। There was a restaurant। वहां पे उसे एक रेस्टोरेंट नजर आया, लेकिन वो उस रेस्टोरेंट की खास बात क्या थी, ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशंस। प्रीटेंशंस कहते हैं आउटवर्ड शो। रेस्टोरेंट तो था, लेकिन क्या नहीं था उसमें, विथ नो ग्रेट प्रीटेंशंस, कोई आउटवर्ड शो नहीं था। ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशंस, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, या उसे कहते हैं अनप्रीटेंशियस। मतलब वो रेस्टोरेंट कैसा था, अनप्रीटेंशियस या ऑर्डिनरी। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है। यहाँ पे आपको ग्रामर के सेक्शन में ये सेंटेंस पूछा जा सकता है विद द इंस्ट्रक्शन मेक इट अफर्मेटिव। इसको अफर्मेटिव बनाइए। तो आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो यहाँ से डेफिनेटली नो तो निकालना पड़ेगा, वर्ड ऑफ नेगेशन को निकालना पड़ेगा। अब देखिए ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशन, इसको अगर हमने निकाल दिए तो इसके लिए हम एक वर्ड, इसका अपोजिट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डिनरी या अनप्रीटेंशियस। मतलब ये है कि ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशंस, ये पूरे टर्म को निकाल दिए, इसके जगह हमने ऑर्डिनरी या अनप्रीटेंशियस ये वर्ड इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करें, ये तो एडजेक्टिव्स है, और ये एडजेक्टिव के इस्तेमाल करें हम रेस्टोरेंट के पहले, तो सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होंगे। तो कैसे हो जाएगा इसका अफर्मेटिव, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट
was an ordinary restaurant। या ऑर्डिनरी इस्तेमाल ना करें हम तो क्या होगा, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट was an unpretentious restaurant। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए था रेस्टोरेंट के पहले, लेकिन हमने रेस्टोरेंट के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया ऑर्डिनरी या अनप्रीटेंशियस। दोनों भी वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड वॉवेल से है, इसलिए आर्टिकल ए के बदले क्या होगा इस्तेमाल, एन। ओके। इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। अब देखिए उस रेस्टोरेंट ऑर्डिनरी था। दूसरी खास बात उसकी ये थी कि इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। कैटर के माना होते हैं प्रोवाइड, किनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो रेस्टोरेंट, लार्ज एपेटाइट। एपेटाइट कहते हैं नेचुरल डिजायर टू ईट, भूख जिसे कहते हैं ना, यानी वो लोग ऑर्डिनरी पीपल जिनकी इंटेक कैपेसिटी ज्यादा है, एपेटाइट ज्यादा है, लार्ज एपेटाइट, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, लेकिन मॉडेस्ट पर्सेस। मॉडेस्ट यानी लो इन अमाउंट, यानी पर्स में पैसा कम है, भूख ज्यादा है, मतलब वो ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट था, कम दामों के अंदर वहां पे लोग ज्यादा खाना खा सकते थे। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेयर थिक। अब देखिए वहां की क्रॉकरी थिक थे, मतलब वहां जो पॉट्स इस्तेमाल किए गए थे, द पॉट्स वेयर नॉट ऑफ फाइन क्वालिटी, दे वेयर ऑर्डिनरी टू। वहां के बर्तन वगैरह भी बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, फाइन क्वालिटी के नहीं थे। ये थिक क्रॉकरी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है कि वहां का एटमॉस्फेयर भी थिक था, तो थिक एटमॉस्फेयर इंडिकेट कर रहा है कि द एरिया वाज ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ थी रेस्टोरेंट। इट्स सूप एंड नेपेरी थिन। एक अगली इंफॉर्मेशन दिया है उस रेस्टोरेंट के बारे में कि वहां का जो सूप था वो थिन था, पतला था, और दूसरा ये कि वहां पे जो टेबल क्लॉथ और नैपकिन इस्तेमाल किए गए थे वो भी लो क्वालिटी के थे, थिन थे। मतलब यहाँ पे कि here the writer has given a lot of information about the restaurant he saw opposite the 6th avenue। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि collect the information about the restaurant opposite to the 6th avenue। तो पहली क्या इंफॉर्मेशन होगी इसकी कि it was an ordinary restaurant। Second, it provided services to large appetite and modest purses। Next, the crockery was of poor quality, they were not of fine quality। Next, the area was overcrowded, its soup was thin, and the napkins and tablecloths were also very thin। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है about the restaurant। Into this place Sophie betook himself without challenge। बिटुक यानी टुक। सोफी को लगा कि यार ये यहाँ पे तो वो अगर जाकर बैठ गया, खूब खाना पीना कर लिया, कोई उसे सस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये हाई क्लास लोगों की रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे अब उसका अगला थर्ड प्लान इसने क्या किया कि इस रेस्टोरेंट में जाना। एट ए टेबल ही sat and consumed beef stick, flapjacks, tough nut and pie। देखिए these are the 4 names of food items। ये चारों भी फूड आइटम्स के नाम है। वो गया टेबल पर और खूब खाया। क्या क्या फूड आइटम खाया उसने? बीफ स्टिक, थिक स्लाइस ऑफ फ्राइड बीफ, एक डिश है। फ्लैपजैक्स और डफ नट्स, ये केक की तरह से स्वीट डिश है। और पाई, ये भी एक डिश है। तब इंस्ट्रक्शन हो सकती है, एक एक्टिविटी पूछी जा सकती है कि मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स सोफी एट एट द ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट। तो नंबर 1 बीफ स्टिक, फ्लैपजैक्स, डफ नट एंड पाई। And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers when the time to pay the bill came। जब पे करने का समय आया तो he informed the waiter that he and the minutest of the coin were both strangers। इसका भी उसका वो और पैसे दोनों एक दूसरे से अजनबी है। मतलब indirectly and humorously the writer is telling us that Sophie refused to pay the bill।
सोफी ने बिल पे करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, अगर आपको एक एक्टिविटी भी यहाँ पे हो सकती है कि पिक आउट द सेंटेंस विच शोज दैट सोफी रिफ्यूज टू पे द बिल। ऐसा सेंटेंस पिक आउट कीजिए जो ये बता रहा है कि सोफी ने बिल पे करने से रिफ्यूज कर दिया है। तो कौन सा सेंटेंस है वो? तो देखिए ये, he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. Okay? Yes. Now get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. उसने फिर उनको जोर दिया कि don't lose time. Yes. Now get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. देखिए, सोफी ने फर्दर वेटर से कहा कि don't waste time, call the cop immediately. और फिर उसने खुद को डिस्क्राइब किया है एज जेंटलमैन। उसका कि जेंटलमैन यानी सोफी उसको वेट मत करने लगा। डोंट लेट द जेंटलमैन सोफी वेट फॉर द कॉप टू कम एंड गेट अरेस्टेड। नो कॉप फॉर यू, said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. अब देखिए यहाँ पे since वो वेटर ने कहा कि नो कॉप फॉर अ पर्सन लाइक यू, आप जैसे पर्सन के लिए कोई पुलिस की जरूरत नहीं है। उसने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन कैसे, जब वो उसने रिफ्यूज किया तो उसका वॉइस कैसे था? लाइक बटर केक्स। लाइक बटर केक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ही स्मूथली आंसर्ड हिम। और दूसरा ये, एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। लाइक द चेरी, आई लाइक द चेरी मतलब हार्ड स्टोनी आई। उसकी पोजीशन क्या थी वेटर की? हिज आईज वेयर वेरी हार्ड स्टोनी आई। और उसको वॉइस के साथ स्मूथली उसने उसको कहा कि पीपल लाइक यू नीड नो पुलिस। Neatly upon his left ear on the colorless pavement, two waiters pitched Sophie. अब देखिए, pitched के माना होते हैं threw. Two waiters came and they threw Sophie on the pavement which was very colorless and hard. दो waiters आए और सोफी को उन्होंने पेवमेंट पर फेंक दिया। पेवमेंट कहता था, कॉलस एक वर्ड इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव्स के लिए। कॉलस के माना है हार्ड, बहुत सख्त। He fell on the pavement on his left side. कैसे गिरा वो? उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर गिरा। ये लेफ्ट ईयर इंडिकेट कर रहा है कि जब वो गिरा तो कैसे गिरा? On his left side. He arose joint by joint as a carpenter's rule opens. अब राइटर ने कहा है कि जब वो सोफी नीचे से उठा तो कैसे उठा? जॉइंट बाय जॉइंट, like a carpenter's rule. Carpenter's rule is a device used by the carpenter to measure the timber. लकड़ी को मेजर करने के लिए एक इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है। जैसे डिवाइस वो कारपेंटर्स रूल ओपन होता है धीरे धीरे, तो ऐसे ही सोफी अपनी जगह से उठा। And dusted his clothes. अपने कपड़ों से उसने धूल को झटका। अरे seem now but an elusive dream. अब देखिए, Sophie was very nervous. He was very sad. Why? Because in his third attempt he failed. अब उसको लगा कि to get arrested is really very difficult. It is a difficult dream to achieve. एक टर्म इस्तेमाल किया है इल्यूसिव ड्रीम। अरेस्ट होने का जो ड्रीम था उसको राइटर ने कहा है इल्यूसिव ड्रीम। इल्यूसिव के माना होते हैं डिफिकल्ट टू अचीव। ओके, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। उसको ऐसे लगा। अब देखिए, आइलैंड जेल के लिए टर्म इस्तेमाल किया है। रिच न्यूयॉर्कर्स अलग अलग आइलैंड पर जाते हैं विंटर को स्पेंड करने के लिए, लेकिन सोफी के जैसे जो गरीब न्यूयॉर्कर्स है वो उसके पास में विंटर को स्पेंड करने के लिए कोई शेल्टर नहीं, वार्म कंबल नहीं, बेड नहीं, खाने का अरेंजमेंट नहीं, तो उसको ऐसे लग रहा था कि जेल उसके लिए सूटेबल प्लेस है। इसलिए राइटर ने टर्म इस्तेमाल किया है आइलैंड का के लिए, जेल के। उसको सोफी को लगा कि टू गेट अरेस्टेड एंड enter in the jail is really very difficult.
A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. पुलिसमैन देख रहा था सोफी के सारे तमाशे को कि कैसे उसको फेंके उठाकर कैसे अपनी जगह से उठा. तो the policeman laughed at Sophie and walked away from. मतलब सारी स्टोरी को राइटर एक ह्यूमरस वे के अंदर और आयरनिकली नरेट कर रहा है कि हर समय सोफी इज ट्राइंग टू गेट अरेस्टेड, ही इज मेकिंग प्लान्स एंड एफर्ट्स, लेकिन ईच टाइम ही इज फेलिंग टू गेट अरेस्टेड. तो ठीक है, आज यहीं तक के हम स्टोरी को देखेंगे. इसके साथ में हम आपके लिए कुछ एक्टिविटीज दे रहे हैं. द एक्टिविटीज आर एज पर द बोर्ड पेपर फॉर्मेट. Try to solve these activities in your notebook. Thank you.